यस अरे क्या वापस? अरे क्या मजाक कर रहे हैं? तुम्हारी इच्छा ही नहीं पढ़ने की आज, है ना? अगर वापिस नेटफ्लिक्स आए तो यहाँ पे आके बैठ जाना, वो वाले टीवी पे देख लेना। चलिए, शैल वी बिगिन? काय गेलं है ना? काय करू ओर रे, है ना? चलिए जी, शुरू करते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, हाँ जी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड न्यूज फॉर यू पीपल। ये चैप्टर 1 का मैंने वो डाला क्या थियरी? ये डाला, ऐसे क्या कर रहा है? अरे ये लड़की क्या झूठ बोल रही है? अरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला ना बेटे, उस दिन रात को बैठा था मैं 11 साढ़े 11 बजे तक बनाते हुए, तब डाला था मैंने रात को 11। वो चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों डाला है, डाला होगा। अरे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटे, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट 10 ग्रुप में फॉरवर्ड करो तो धन लाभ होगा, वो ऐसा वाला ग्रुप नहीं है, ऑफिशियल ग्रुप है वो क्लास का। क्या बात कर रहे हो? चलिए ओके, सुनो मेरी बात। कल क्या है? सैटरडे ना? अरे सैटरडे कल, कम ऑन मैन, कैसी बात करते हो? कल सैटरडे तो कुछ खास होना चाहिए ना, हाँ या ना? कुछ खास होगा। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। ये वाला पीडीएफ भेजा है मैंने, भेजा है ना? कितने क्वेश्चन है? 2 3, 3 के बाद 5 नहीं 4 5 6, सिर्फ 6 क्वेश्चन है बेटे, सिर्फ ही है। चैप्टर टोटल 7 है। ये इसको तुम सिर्फ बोल रहे हो, अभी तो रुको, और असली झटका देना बाकी है। ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? कम ऑन मैन, तुमको कभी प्यार की कमी होने नहीं दूंगा मैं ओएम की तरफ से। कैसे बताऊं? बताता हूं, रुको। ये है, देखो, चलो तुम्हारे लिए मेरा दिल बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। जेब छोटी है, गरीब आदमी हूं मैं वैसे, बट दिल बहुत बड़ा है। तो आपके लिए खास कल ओनली 4 क्वेश्चंस पे टेस्ट, 4 क्वेश्चन। यहाँ के क्वेश्चन भी बता रहा हूं ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में डाल दूंगा।
बराबर। ये चारों में से जो आपको 3 पसंद आए वो लिख लेना बस, और इससे बड़ा दिल क्या जान लेंगे। 4 क्वेश्चन, वो भी बता रहा हूं कौन से 4, उसमें से भी तुम्हारी मर्जी है। मैं अपने बच्चों के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अपने क्या बोलते हैं अपने डिसीजंस किसी और पे थोपना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। तो कल टेस्ट 4 ही क्वेश्चन पे, बस 4 ही क्वेश्चन, 4 में से कोई भी 3 पे तुम कोई भी 3 का आंसर लिख सकते हो। डन ना? बस तुम खुश तो मैं खुश, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी छुपी हुई है। एमसीक्यू बाद में आएगा। एमसीक्यू का बेटे टेंशन मत ले, जब एमसीक्यू के टेस्ट लेना चालू करूंगा ना तो एमसीक्यू तू बोलेगा थियरी वाला टेस्ट ज्यादा अच्छा था। टेंशन आप बहुत है, उसके लिए भी अपने पास जुगाड़ है, टेंशन नको। हाँ जी, और एक गजब बात, और एक गजब बात, और एक गजब बात ये है कि किधर गया रे अपना ओएम, ये ना देखो आपके लिए खास बैठकर कल मैंने और मेहनत की और दिल लगाया इस सब्जेक्ट पे। इस सब्जेक्ट पे मैंने और दिल लगाया। तो क्वेश्चंस कितने हैं इसमें? 8 बराबर। बट मुझे लगा कि कहीं प्यार में मेरे कमी ना पड़ जाए, थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ा दिए, 12 कर दिए, ज्यादा नहीं, 8 के 12, 4 क्वेश्चन बढ़ा दिए मैंने, बस 4 क्वेश्चन बढ़ाए बस, दैट्स इट। ठीक है ना? तुम खुश हो ना? तुम खुश हो ना? बस तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। डन है ना? फिर कल अपने कितने चैप्टर, कल कौन से चैप्टर पे टेस्ट है? हाँ जी, एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गई, बेचारे ऑनलाइन वाले बच्चे नाराज हो गए, बोले हमको भी वो नोट्स दिख नहीं रहे, रुको 2 मिनट। अब आ गए, यस अब आ गए, ये है देखिए, बस डन है। ये तो आपको मजा है इसलिए, वो ये जो ड्राइंग है ये सब करना नहीं है आपको पेपर में, आंसर में, आपके लिए, खास आपके लिए बस। तो आइए चलिए शुरू करें। यस, ऑपरेशन प्लानिंग वाले टॉपिक पे अपन डिमांड फोरकास्टिंग अपन कर चुके थे, तो डिमांड फोरकास्टिंग में कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आया था, वो अपन डिस्कस कर लेते, फिर हम आगे बढ़ते बेटे। आइए शुरू करें। चलिए, व्हाट इज मेंट बाय फोरकास्टिंग एंड सेल्स फोरकास्टिंग? डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं ना टॉपिक अपन, तो सबसे पहले वो फोरकास्टिंग का मतलब पूछ रहा है आपको। फोरकास्टिंग मीन्स पीपिंग इनटू द, पीपिंग है वो, PEE के बाद एक और P है, as future is unknown and is anybody's guess, but the business leader in the past have evolved certain systematic and scientific method to know the future by scientific analysis based on facts and possible consequences. Thus this systematic method of probing the future is called forecasting. ठीक है सर। Sales forecasting, in this way forecasting of sales refers to an act of making prediction about future sales followed by detailed analysis of fact related to future situations and forces which may affect the business as a whole. The sale forecast is an estimate of the amount of unit sales for a specified future period under proposed marketing plan or program. तो इसमें अगर बताओ, ये जो क्वेश्चन में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, सेल्स फोरकास्ट वाला, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। फोरकास्टिंग पे क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, फोरकास्टिंग का मतलब नहीं पूछेगा, सेल्स फोरकास्टिंग पूछ सकता है। सेल्स फोरकास्टिंग क्या है ये आइए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन टाइम पीरियड? मेकिंग अ प्रॉपर, ये शॉर्ट आंसर है देखो, मेकिंग अ प्रॉपर, शॉर्ट बोल रहा है सर, शॉर्ट तो किसी एंगल से लग नहीं रहा है, ठीक है। मेकिंग अ प्रॉपर फोरकास्ट रिक्वायर्स द असेसमेंट ऑफ बोथ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। फोरकास्टिंग कर रहे हैं अपन, तो जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दोनों चीजें कंसिडर होनी चाहिए। इनसाइड एंड आउटसाइड द इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सिंपल पढ़ा है अपन ने, ये चीज सुना है, इंटरनल एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट। द पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग
that is the time range selected for forecasting depends on the purpose for which the forecast is made. General short term forecasting will be more useful in production planning. The manager who does short range forecast must see that they are very nearer to the accuracy. In long range forecast, the normal period used is generally 5 years. In some cases it may extend to 10 to 15 years also. अब देखो पर्पस, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की बात हो रही है. वर्कआउट एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमने ये डिस्कस किया हुआ था वो डिटेल में है और कुछ नहीं. अगर डिटेल बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना इसमें 7 मार्क या 8 मार्क का क्वेश्चन, तो ये उसका सोल्यूशन है सर. डिटरमाइन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स, फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, मटीरियल रिक्वायरमेंट, R&D. Here much importance is given to long range growth factor. Medium range, budgetary control, dividend policy, control maintenance, schedule of operation, capacity adjustment. Short run forecast, inventory requirement, dispatch of finished goods, men, machine, working capital needed, production run for product, sales quota, find the required overtime, meet the delivery promises. बराबर. तो ये सेम चीज अपन डिस्कस की हुई थी, बराबर. सेम डिस्कस की हुई चीजों को थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट में मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया ताकि लर्न करते समय आपको याद रहे. डन है. डन. टेंशन मतलब चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक बीच बीच में एक एक चैप्टर उठा के रिवीजन भी करता रहूंगा. तो वहां पे रिवीजन में अपन क्या करेंगे, ये जो चैप्टर अपन ने बनाया ना इतने डिटेल में नोट्स है ना, ये डिटेल नोट्स एग्जैक्ट याद रखने और कठिन है. बराबर है. तो इसको अपन और ब्रेक डाउन करके चार्ट फॉर्मेट में जो हेडर्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको चार्ट फॉर्मेट में बनाएंगे अपन. उसकी टेंशन मत लो, वो करवाने की जिम्मेदारी मेरी. हर चैप्टर का करवाऊंगा. तो मतलब आपको सिर्फ ये जो नोट्स है ना ये रीड करते रहना है, लर्न वो चार्ट्स करने हैं. वो चार्ट्स लर्न करेंगे ना तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे एग्जाम में लिखने के लिए. इन एग्जाम नो वन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू राइट द आंसर एज इट इज. दे वांट द कॉन्सेप्ट. उनको रट्टा नहीं चाहिए, आपको रट्टा नहीं मारना है. रट्टा मारने के चक्कर में मत जाओ. आपको रट्टा क्या मारना है या लर्न क्या करना है, वो चार्ट लर्न करेंगे जो चार्ट हम बनाएंगे. और हम बनाएंगे वो चार्ट. मैं ऐसी चार्ट बुक बना के मैं दे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है बस ऐसी बुक्स में दे दूं तो घंटा किसी ने पढ़ना है, वो पड़ी रहेगी किसी कोने में. अपन क्लास में नोटबुक में अपने नोटबुक में वो चार्ट्स बनाएंगे ताकि अपने को चीजें याद रहे, लर्न हो. सिमिलरली विथ एसएम में भी अपन कोशिश करेंगे चार्ट्स बनाए हाथ से. चार्ट बना के देने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा. ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में मेरे पूरी बुक रेडी हो जाएगी. पूरी बुक रेडी बस मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट करके देना है. और आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है, कोई उसको हाथ लगाने वाला नहीं है. मेन बुक से ही पढ़ते रहेंगे या एक ही बुक के ऊपर अटके हुए रहेंगे. कुडाले प्रॉब्लेम आहे करवाळा काय. शांत देवासारखं बस ऐक ना थोडंसं. एक तर मागं तरी बोलत असन ना ते इकडं तरी बोलत असन, कंटिन्यू बोलत असतो. What are the factors that influence forecast? Forecast को influence करने वाली factors क्या क्या है? Environmental changes, changes in the preference of the user, number of competitive products, disposable income of the consumer. चलो आपको एक और खुशखबरी देता हूं मैं, और एक गुड न्यूज. गुड न्यूज बोलते हो तुम लोग नाराज होते हो. क्या है लो हो यार तुम लोग. ये सच्ची वाला गुड न्यूज है. मतलब है तुम्हारा टाइप वाला गुड न्यूज, मेरा टाइप वाला नहीं. तुम्हारा टाइप वाला गुड न्यूज ये है कि जितने भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस लेने के पीछे का कारण ये है कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं. अब जैसे मैंने ये बताया, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है. ये इतना ये क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ है? ये एग्जाम में नहीं आएगा. ये देखो ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये आ सकता है सेल फोरकास्टिंग पे. ये भी मेजरली ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यू. ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू के लिए आपके. बट ये अच्छा, ये तो डन है, अपन ने डिस्कस कर लिया मेथड्स. ये एक्यूरेसी ये भी डन कर लिया था अपन ने. सिलेक्शन के लिए कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं. व्हाट इज मेंड बाय कैपेसिटी प्लानिंग. कैपेसिटी प्लानिंग देख लिया था हमने. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डन. व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन इफेक्टिव कैपेसिटी. अनदर स्मॉल क्वेश्चन येट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. कैपेसिटी की प्लानिंग की बात चल रही ना, हम इफेक्टिव कैपेसिटी की बात कर रहे हैं. इफेक्टिव कैपेसिटी सबसे पहले फैसिलिटीज, डिजाइन, लोकेशन, लेआउट एंड एनवायरनमेंट. प्रोडक्ट का डिजाइन और प्रोडक्ट का मिक्स. प्रोसेस में क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रोसेस टू बी फॉलोड. ह्यूमन फैक्टर्स, जॉब कंटेंट, जॉब डिजाइन, मोटिवेशन, कंपेंसेशन, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग रेट्स एंड एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर. ऑपरेशनल फैक्टर्स में शेड्यूलिंग,
मटीरियल, क्वालिटी एश्योरेंस, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन्स। ये मेंटेनेंस, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन पूरा चैप्टर है, अगेन लास्ट चैप्टर अपना। एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी रेगुलेशंस, यूनियन एटीट्यूड्स, पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। मतलब ये सारी चीजें आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। ये हम बात क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर हम कैपेसिटी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बराबर ना। कैपेसिटी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपन कैपेसिटी डिसाइड कर रहे हैं, बराबर। अब वो कैपेसिटी इफेक्टिवली यूज भी तो होनी चाहिए। सिर्फ कैपेसिटी बनाने का कोई सेंस है क्या? बड़ी बड़ी कैपेसिटी तो बना लेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना लेंगे, बट उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक अल्टीमेट गोल है, हम याद है 2 ऑब्जेक्टिव्स, कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कस्टमर को पूरा बेनिफिट देना है, डेफिनेटली यस, बट एट व्हाट कॉस्ट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, उसके बेसिस पे होना चाहिए। समझ में आई बात? आई कल हमने हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा किया था? 5 किया था ना। आइए ना तो फिर 6 करते हैं। ये तो छोटा वाला पीडीएफ है, इसको डिलीट कर दो, कुछ काम करना। इल्लू 6 शुरू करूं? हाँ जी, a steel plant has a design capacity of 50,000 tons of steel per day। बात क्या है? डिजाइन कैपेसिटी, मतलब उस स्टील प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 50,000 टन्स ऑफ स्टील पर डे, पर डे। इफेक्टिव कैपेसिटी इज 40,000 टन्स ऑफ स्टील पर डे एंड एक्चुअल आउटपुट इज 36,000 टन्स ऑफ स्टील पर डे। एक मिनट, कहां जाओ? सिर्फ ये चीज देखना एक बार, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी और कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ आउटपुट। मतलब आप क्या बात कर रहे हो? मेजर कर रहे हो ना, आपको कैपेसिटी मेजर करनी है, तो कैपेसिटी मेजर करनी है किसी भी प्लांट की, मतलब प्लांट का आउटपुट देखेंगे। भाई मेरे प्लांट का आउटपुट 1 लाख यूनिट है, तो 1 लाख यूनिट कितने पीरियड में देता है? पूरे जीवन काल में 1 लाख यूनिट देता है, या 1 महीने में 1 लाख यूनिट देता है, 15 दिन में, 1 वीक में, 1 दिन में? आप समझ रहे हो बात को? तो ये दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड पर पीरियड ऑफ, मतलब पर आवर, पर शिफ्ट, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी शिफ्ट में भी काम करती है ना, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ऐसे अलग अलग दिन में बेसिकली 3 शिफ्ट में चलती है कंपनीज काम। जो कॉल सेंटर्स वगैरह आप देखते हो ना, कॉल सेंटर्स वगैरह, ये 3 शिफ्ट में काम चलते हैं, 3 शिफ्ट, ठीक है, डे, वीक, मंथ। बट when firms are producing different types of products, it is difficult to use volume of output of each product to express the capacity of the firm। अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो कोई पर आवर बेसिस पे हो सकता है, कोई पर डे बेसिस पे हो सकता है, कोई पर वीक बेसिस पे, कोई पर मशीन बेसिस पे, बराबर है? तो कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है सर। तो इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा इन सच केस कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू एट द वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड पुट टुगेदर। सबको मिलाकर, जैसे नेशनल इनकम याद है क्या? इकोनॉमिक्स में कभी नेशनल इनकम के बारे में सुना था क्या आपने? तो नेशनल इनकम के आपको याद होगा, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इन द कंट्री। जितना भी टोटल आउटपुट आता है, अब बट सर टोटल आउटपुट काउंट करना कठिन है ना। टोटल आउटपुट में तो हम अनाज भी उगा रहे हैं, कपड़े भी बना रहे हैं, जूते भी बना रहे हैं, फल भी उगा रहे हैं, हर चीज उगा रहे हैं। इन सब का टोटल लेना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, सबको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया ना, मार्केट वैल्यू में, और उस मार्केट वैल्यू को यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में हम नेशनल इनकम बताते हैं। वैसे ही कैपेसिटी को बोल रहा है कि मॉनेटरी पुट टुगेदर, द होल ऑर्गेनाइजेशन पुट टुगेदर, हम मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? डन। अब बात समझो,
अब यहां पर सवाल जो है, यहां पे हमें 3 अलग अलग डेटा दिया हुआ है सर। डिजाइन कैपेसिटी है सर 50,000, बराबर। एफिशिएंसी कितनी है बोला, इफेक्टिव कैपेसिटी 40,000, और एक्चुअल कितनी है 36,000, बराबर। 3-3 क्यों है सर, समझ में नहीं आ रहा। बात समझो, बेसिकली इफेक्टिव कैपेसिटी की अगर हम बात करें, देखिए जो एक्चुअल या जो टोटल क्या कहते हैं, टोटल आउटपुट जो होता है ना, जो एक्चुअल कैपेसिटी है, डिजाइंड कैपेसिटी है, वो डिजाइंड कैपेसिटी कभी अचीव होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली भी। बात समझो, अब मान लो फॉर एग्जांपल जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, तो गाड़ी जब भी आप खरीदते हो तो गाड़ी खरीदते समय जब आपको गाड़ी का माइलेज बताया जाता है या एवरेज बताया जाता है, वो एवरेज बताते समय कंपनी कितना बताएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी ने कहा कि सर ये जो गाड़ी है ये आपको 60 किलोमीटर्स का एवरेज देगी। 60 किलोमीटर्स का एवरेज, क्या आपको एक्चुअली 60 किलोमीटर्स मिलते हैं? 60 किलोमीटर से कम मिलते हैं, बराबर है। अब यही चीज आप बात समझो, हम ये कंसीडर करते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं हाईवे जैसे रोड पर, मतलब खाली रोड है, हम पूरा गाड़ी चला रहे हैं, पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है गाड़ी का, बराबर है। तो वहां पे गाड़ी आपको देगी 50 किलोमीटर का एवरेज एक्चुअली, समझ में आ रहा है। बट एक्चुअली हम रोज रोज तो हाईवे पे जाते हैं नहीं सर, हम तो सिटी में ही ज़्यादा घूमते हैं। तो सिटी में ट्रैफिक इतना है कि कितनी बार गाड़ी तो चालू है बट फिर भी हम एक ही जगह पर है। तो वैसे देखा जाए तो हमें तो सिर्फ 40 किलोमीटर का एवरेज मिल रहा है सर, 40 किलोमीटर का एवरेज मिल रहा है। ये मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ लिटरली, मेरा एवेंजर के साथ यही हाल है। कंपनी ने बोलते समय बोल दिया है मैं 220 सीसी वाली लेने वाला था, उसने कम बता दिया, उसने बोला 50 का एवरेज, बोला 50 का बोल रहा है मतलब 40-30 तक आएगा, बोला 160 सीसी वाली ले लो सर, उसमें थोड़ा सा एवरेज ज़्यादा है। उसने 60 का एवरेज बोला मुझे, बट एक्चुअली गाड़ी देती सिर्फ 50 का एवरेज है। जब वो भी कभी जब कहीं पे दूर कहीं लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे निकले हैं, तब हाईवे वगैरह पे ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहा हूँ दूर, तब सिटी में ऑफिस से रोज ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाना, 50 का एवरेज मिलता ही नहीं है, 40 का एवरेज। क्यों? यहाँ से निकलने के, यहाँ से अलका चौक जाने में 10 मिनट लगते हैं, इतना तो ट्रैफिक यहाँ पे फंसा होता है, कितनी बार तो गाड़ी चालू बस खड़े एक जगह पे। तो ये एक्चुअल आउटपुट है आपका, समझ रहे हो। ये आपको आउटपुट मिल सकता है अगर आप एफिशिएंटली काम करें तो, बट उतनी एफिशिएंसी कोई काम करता ही नहीं है सर, इसीलिए हमें एक्चुअल ये आउटपुट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पूरे दिन में पढ़ने के लिए 24 घंटे है, क्या आप 24 घंटे पढ़ते हो? क्या मजाक कर रहा है आदमी, 24 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे तो सोने में ही बीत रहे सर हमारे जीवन का, तो 1/3 हिस्सा तो हम सो के गुजार रहे हैं, पूरे जीवन काल का 1/3 हिस्सा, समझते हो? ओह माय गॉड। ठीक है सर, ये क्या है आपके पास? दिस इज योर डिजाइन कैपेसिटी। आपके पास एक दिन में 24 घंटे, ये डिजाइन कैपेसिटी है आपके पास, समझ रहे हो आप। दूसरा इन्होंने बोला इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव कैपेसिटी सर 8 घंटे माइनस कर दो, हमारे पास इफेक्टिवली 16 घंटे है सर, बराबर, इफेक्टिवली 16 घंटे। बट एक्चुअली हम पढ़ाई करते कितना घंटे है सर? 3 घंटे पढ़ाई करते हैं सर, बराबर है एक्चुअल ना। अगर आप बोलोगे कि सर ये क्लासेस के अलावा घर पे जाके होमवर्क करते हो, ईमानदारी से अपने अटेम्प्ट की कसम खा के बोलना कि लेक्चर्स खत्म होने के बाद घर पे जाने के बाद कौन तुम में से ऐसा व्यक्ति है जो 2 घंटे से ऊपर पढ़ाई करता है? 2 घंटे से ज्यादा अटेम्प्ट की कसम है, झूठी कसम नहीं खाना। 2 घंटे से ज्यादा, इतना तो हम पढ़ा भी नहीं रहे। क्या? अच्छा ग्रुप 1 का, ओके 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 ओके, फिर ठीक है, वाओ गुड, ग्रुप 1 की पढ़ाई चालू कर दी, बढ़िया है। चलो ये समझ में आया कि सबको? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। आइए सर, कंप्यूट द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट एंड इट्स एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन। बात समझो, एक्चुअल आउटपुट हमारे पास कितना है? एक्चुअल आउटपुट कितना दे रहा है? 36,000 टन्स, बराबर।
मुझे चाहिए एफिशिएंसी। मुझे क्या चाहिए? एफिशिएंसी। अब देखो एफिशिएंसी मतलब मान लीजिए आप अगर दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इसको अपन 24 घंटे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। डिजाइन कैपेसिटी भले ही 24 घंटे की है, बट हम 24 घंटे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इसको। आपकी अगर एफिशिएंसी देखनी है, क्योंकि सर 24 घंटे तो कोई पढ़ना तो सवाल ही उठता नहीं ना सर। डिजाइन कैपेसिटी भले ही हमारे पास एक व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे है, बट बेर मिनिमम कोई भी व्यक्ति है 7 घंटे की तो नींद सबको चाहिए सर, है या ना? तो वो तो आप कंसीडर करो ही मत, ठीक है, वो कंसीडर नहीं करते, 8 घंटे माइनस कर दो, तो हमारे पास इफेक्टिवली कितने आर बचे? इफेक्टिवली हमारे पास कितने घंटे बचे? 16 घंटे बचे। इस 16 घंटों में आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो? सर हम 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे? समझे क्या? मैं डिजाइन कैपेसिटी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं डिजाइन कैपेसिटी के साथ कंपेयर कर ही नहीं रहा हूं। मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी है सर? मेरी इफेक्टिव कैपेसिटी मेरी 40,000 है, जिसमें मैं यूज कर रहा हूं कितने? 36,000। एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहा हूं कितने? 36,000। तो एफिशिएंसी इज एक्चुअल अपॉन इफेक्टिव कैपेसिटी, दैट इज 90%। ये समझा क्या? समझा क्या? पक्का समझा क्या? अब वो बोल रहा है ये एफिशिएंसी बोला, दूसरा कह रहा है वो यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन, अब यूटिलाइजेशन मतलब कितना यूज कर रहे हो आप, कितना आपके पास पूरे दिन में कितने घंटे हैं, उसमें से कितने घंटे यूज कर रहे हो आप। 8 मत बोलना, 8 तो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो, बट उसके सिर्फ क्या जीवन में आपके पढ़ाई के अलावा और कुछ है ही नहीं क्या? पढ़ाई के अलावा भी तो और बहुत कुछ है सर। कॉलेज जाना है, कॉलेज में सबका हाल हवाल पूछना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, कोई एक्स होती है, कोई वाई होता है, कोई जेड होता है, बराबर। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे जीवन में जिसको मिलना है जी। जीवन में और भी काम है सर, पबजी है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है ना? तो ये सब भी तो आपके जीवन का हिस्सा है ना? है बोल रहे बेशरम, हैं जी। तो आप इन सब कामों में भी आपके दिन इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं? आपके जो दिन के आवर्स है वो यूज कर रहे हो ना, है या ना? बात ये चल रही है कि प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, यूज हो रहे नहीं हो रहे वो बात कर रहा हूं। मतलब पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे है, जिसमें से आप काम कर रहे हो कितना घंटा? 16 घंटा। अब उसमें कौन सा प्रोडक्टिव है, कौन सा अनप्रोडक्टिव है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा ऑफिशियल है, उससे लेना देना नहीं है। काम कितने घंटे कर रहे हो आप? 16 घंटे काम कर रहे हो, दैट इज यूटिलाइजेशन। आपके पास कितना समय है और कितना समय इस्तेमाल कर रहे हो। अरे नमस्ते श्रीकांत, ये सब हर कोई श्रीकांत सर थोड़ी नहीं, वो श्री है, वो कुछ भी कर सकता है। स्त्री मैं मना बोला श्री, मैंने क्या बोला? वो श्री है, वो कुछ भी कर सकता है, यही बोला ना मैंने। गजब। यूटिलाइजेशन, व्हाट इज यूटिलाइजेशन? यूटिलाइजेशन देखिए, एक्चुअली आप यूज कर रहे हो कितना? एक्चुअल प्रोडक्शन कितना? 36,000, और टोटल अवेलेबल कैपेसिटी कितना? 50,000। बात समझ में आई? ये कितना परसेंट आया? दो अलग अलग चीजें, क्या चीजें है? एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन। एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन क्या बता रहा है कि आपके पास कितना अवेलेबल है, उसमें से कितना यूज कर रहे हो आप, बराबर। और दूसरा एफिशिएंसी बता रहा है कि कितना आप यूज करने की क्षमता रखते हो और एक्चुअल यूजेज कितना है। तीन अलग अलग चीजें हैं। टोटल डिजाइन कैपेसिटी यानी कि जितनी कैपेसिटी आपको अवेलेबल है, दी गई है, बराबर। दूसरा क्या कहा हमने? ये जो है ना 40,000, ये एक्चुअल इफेक्टिव कैपेसिटी जो आप यूज कर सकते हो, और ये जो एक्चुअली आप यूज कर रहे हो, अवेलेबल फॉर यूज, विच कैन बी यूज्ड, विच इज एक्चुअली यूज्ड। ये समझ में आया? अपनी भाषा में अपने को समझने के लिए क्या क्या दिया भाई इन्होंने? सबसे पहले क्या दिया? डिजाइन कैपेसिटी, बराबर ना? डिजाइन कैपेसिटी। सर डिजाइन कैपेसिटी क्या है? डिजाइन कैपेसिटी कितना बोला इन्होंने? 50,000 टन्स पर डे। यहां पे मैं लिखूं कि अपनी भाषा में अपने को समझने के लिए? अवेलेबल कितना है, कितना हमारे पास अवेलेबल है।
इफेक्टिव कैपेसिटी कितना बोला इन्होंने? 40,000 टन। डन है। नहीं, पहले एफिशिएंसी दिया था ना। एक्चुअल 36,000, इफेक्टिव 40,000। एक्चुअल 36,000, बट आपके पास समय अवेलेबल है, सॉरी, टोटल कैपेसिटी अवेलेबल है 50,000। इसका कितना आ रहा था इफेक्टिव का, सॉरी इसका एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी 36/40, 90%। और यहाँ पर 70, डन। आगे बढ़ू। हाँ जी। A firm has 4 work centers A, B, C, D in series with individual capacities in units per day shown in the figure below. रॉ मटेरियल इनपुट होगा A में 380, 360, 340, 400, एक्चुअल आउटपुट 300। क्या ये डायग्राम नहीं समझा सर? ये रॉ मटेरियल तो समझ में आ गया सबको। अब रॉ मटेरियल जा रहा है कौन से प्रोसेस में? इन्होंने क्या बोला? वर्क सेंटर है हमारे पास। तो ए एक वर्क सेंटर है जिसमें इनके पास आउटपुट कितना आ रहा है। अगर बी में जा रहे तो वर्क आउटपुट कितना आ रहा है, सी में जा रहे तो आउटपुट कितना आ रहा है, डी में जा रहे तो आउटपुट कितना आ रहा है, एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है। आइडेंटिफाई द बॉटलनेक सेंटर। व्हाट इज बॉटलनेक? मिनिमम कैपेसिटी इज बॉटलनेक। Anybody else?
बॉटल नेक सिचुएशन मालूम है? पहले कभी सुना है क्या बाकियों ने, जो ग्रुप 2 पहली बार दे रहे? आपने कभी कुछ सुना है बॉटल नेक सिचुएशन? सुना है कभी? नहीं। अंडरस्टैंड पहले बॉटल नेक सिचुएशन क्या है। बॉटल का मतलब सबको मालूम है, पानी का बॉटल। ये रहा पानी का बॉटल, ये बॉटल है। बॉटल का नेक मालूम है किधर है? किधर है? ये रहा सर, ये बॉटल नेक है। बराबर है क्या नहीं? बॉटल नेक सिचुएशन। तो ये बॉटल नेक सिचुएशन का क्या संबंध है? बात समझो, अगर ये बॉटल में नेक नहीं होता, मतलब ये सिर्फ बॉटल इतना ही होता, ये है ही नहीं, इतना ही बॉटल होता, अगर इतना ही बॉटल होता, बराबर है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो धड़ाम से पूरा पानी गिर जाएगा, बोलो हाँ या ना? बट ये सिचुएशन में पानी धड़ाम से गिर जाएगा क्या पूरा बार? पानी अटकेगा क्या यहाँ पे? पानी गिरेगा ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं गिरेगा पानी, उसमें से गिरेगा, बट पानी यहाँ पे अटकेगा नहीं अटकेगा? ये जो है ना, ये बॉटल नेक सिचुएशन है, ये बॉटल नेक सिचुएशन है। आप समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नगर रोड से कभी कहीं ट्रैवल किया होगा, वहाँ पे ना एक फिनिक्स मार्केट सिटी बोल के जगह है, मालूम है क्या? फिनिक्स मार्केट सिटी लगता है वहाँ पे। वहाँ पर एक चौक है बेटे, ये चौक है, ठीक है ना? यहाँ से जो आने वाला रोड है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना बड़ा रोड है कि यहाँ पे एक समय पे 4 गाड़ियां जा सकती है, 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां। अगर ट्रक जैसी है तो 3 बड़ी ट्रक एक साथ जा सकती है, इतना बड़ा रोड है। बट जब ये चौक आ जाता है ना बेटे, चौक छोटा हो जाता है और यहाँ पे रोड छोटा हो जाता है। मतलब ये चारों गाड़ियां इसी फ्लो में अगर जा रहे हैं, कैन दिस कंटिन्यू अहेड लाइक दिस? तो यहाँ पे क्या होगा? गड़बड़ होएगा, ट्रैफिक जाम जैसा सिचुएशन हो जाएगा। तो मतलब इसको पहले निकलना पड़ेगा, दूसरे को रुकना पड़ेगा, तीसरे को रुकना पड़ेगा, चौथा निकल जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। आप समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर इस रोड पे यहाँ पर आने के बाद कैपेसिटी और कम हो गई, तो जहाँ पे लोएस्ट कैपेसिटी है वो आपका बॉटलनेक सिचुएशन है। आप समझ रहे हो क्या? अभी क्लासरूम है, इतना बड़ा क्लासरूम है सर, आपने इतना बड़ा क्लासरूम है, ठीक है ना? क्लासरूम में कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये तो दीवार ही नहीं है सर यहाँ पे। तो आपको उठ के भागना है तो धड़ा धड़ सब धड़ा धड़ भाग सकते हैं यहाँ से। बट मान लो ये इतना सा दरवाजा बाकी है, यहां पर बैठे हैं टोटल 700 बच्चे, बराबर? और अंदर कोई फैकल्टी है, उसको दौरे पड़ने लग गए, बेल्ट वेल्ट निकाल के जो हाथ में मिल रहा है वो निकाल निकाल के फेंक फेंक के मार रहा है। किसको? किसी को भी जो सामने है उसको मार। क्या होगा? क्या इधर इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? क्या होगा उधर? बॉटल नेक सिचुएशन। जान यहां तक आई है बट उस बॉटल नेक से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बॉटल नेक सिचुएशन, अटक गए ना सर? तो जहां पर आप अटक रहे हो दैट इज बॉटल नेक सिचुएशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब देखते हैं यहां पर। अब देखो यहां से आउटपुट कितना निकल रहा है? 380। यहां से आउटपुट कितना निकल रहा है? 360। यहां से आउटपुट कितना निकल रहा है? यहां से आउटपुट कितना निकलेगा? ये बात समझो, यहां से तब 340 आउटपुट आएगा ना। मतलब आपको नहीं लगता यहां पे कि 380 आके यहां पे आके जब 360 प्रोसेस हो रहे होंगे तो यहां पे 20 अटक जाएंगे, और जब ये आगे और आएगा यहां पे तो फिर ये और अटकेगा यहां पे, फिर यहां पे तो ये भी प्रोसेस होके आया है बट फिर भी ये अटका हुआ ही है। और तो ज्यादा गड़बड़ कहां पे होने वाली है? यहां पर पूरी गड़बड़ होने वाली है। तो डिपार्टमेंट सी इज योर बॉटलनेक सिचुएशन, क्योंकि यहां पे तो कुछ होने का गड़बड़ी नहीं है सर। 400 का आउटपुट का कैपेसिटी है सर अपना आने दो, उतना तो आप इनपुट भी नहीं दे रहे हो। तो यहां पर अगर आ जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा सर। बट दिक्कत यहां पर आ रही है सर, ये आ रही है सर दिक्कत, क्योंकि यहां से फ्लो पूरा अटक रहा है। पूरा फ्लो कहां पर अटक रहा है सर? सी पे। समझ में आया? द बॉटलनेक सेंटर इज द वर्क सेंटर हैविंग द, हेंस सेंटर सी इज द बॉटलनेक सेंटर। सिर्फ मिनिमम कैपेसिटी बोलने के मतलब नहीं चलेगा ना कि सिर्फ मिनिमम कैपेसिटी बोल देंगे तो बॉटलनेक। कॉन्सेप्ट क्या है? मिनिमम कैपेसिटी है तो बॉटलनेक क्यों है? बॉटलनेक इसलिए है क्योंकि उसकी कैपेसिटी सबसे मिनिमम है और वहीं पर सब चीजें आके अटक रही है। जहां पर आप अटक रहे हो ना दैट इज बॉटलनेक सिचुएशन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो जहां पर अटक रहे हो दैट इज बॉटलनेक सिचुएशन। अब एक साथ आप दौड़ के नहीं जा सकते, एक ही दरवाजा है तो सब एक साथ निकल भी जाएंगे यहां से, बट यहां पर तो अटकेंगे ही। पहले कोई और जा रहा है फिर कोई अटका है, ये बॉटलनेक सिचुएशन। बराबर है? समझ में आई बात? सबको समझ में आई बॉटलनेक सिचुएशन? ठीक। व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी? पूरे सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है?
पूरा सिस्टम मिनिमम आउटपुट कितना दे सकता है? मिनिमम आउटपुट ये 300 मत देखो, एक्चुअल आउटपुट। हो सकता है ना कि यहाँ पे कुछ लॉस हुआ या कुछ भी हुआ हो, बट मिनिमम आपको आउटपुट कितना मिलेगा ये सिस्टम से एक समय पे? 340 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक टाइम पे अगर आप प्रोसेस के लिए स्टार्ट करेंगे तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके पहले लॉट में कितने यूनिट्स निकलेंगे? 340 ही निकलेंगे, क्योंकि 340 यूनिट का लॉट ही कंप्लीट होके पूरा एक साथ एक ही यूनिट बाहर निकलेगा, वो 340 होगा। मतलब पूरे सिस्टम की आपकी कैपेसिटी 340 की। सिस्टम मतलब क्या? एक बात समझो, सबसे पहले तो सिस्टम समझोगे। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, ऑपरेशन सिस्टम पढ़ते हैं, ये सिस्टम क्या है रे? सिस्टम बचपन से पढ़ते आ रहे, हम बचपन से सुन रहे हैं कहीं ना कहीं सिस्टम 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 सिस्टम। एलविज भाई का सिस्टम, वो वाला भी सिस्टम सुना हमने। ये सिस्टम क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ सिस्टम? उदाहरण दो। कंप्यूटर सिस्टम, माइक सिस्टम, मैंने उदाहरण दिया, मेरे को मतलब चाहिए उसका। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूं, मुझे मतलब चाहिए कि सिस्टम है क्या साला? सिस्टम क्या है? बचपन से इतना यूज किया है, बेहिसाब यूज किया है सर, उसका कोई हिसाब ही नहीं। इतनी बार हमने जगह जगह भी यूज किया है सिस्टम सिस्टम, इतनी जगह पढ़ा है, बट सर सिस्टम है क्या? है क्या ये सिस्टम? व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिस्टम एक्चुअली? प्रोसेस है वो प्रोसेस हुआ। तो आप बोल रहे हो कि सर ये काम कीजिए, आप पहले बॉटल लीजिए, पहले इसके सील ओपन कीजिए, फिर ये बॉटल खुलेगी, फिर आप इसको अपने मुंह में उल्टा कीजिए, तब पानी आएगा। वाओ, व्हाट अ सिस्टम। वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिस्टम की बात कर रहा हूं। व्हाट अ सिस्टम। चलो मेरा डाउ, वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। चलो अब मेरी बारी, मैं समझा रहा हूं। सिस्टम का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स कमिंग टूगेदर फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल। अलग अलग कंपोनेंट्स मिलकर जब काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। अब समझो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब अगर मैं बोलूं माइक सिस्टम, माइक सिस्टम मतलब उसमें क्या सिर्फ ये एक कंपोनेंट आएगा? अगर आप माइक सिस्टम समझो ना, इसमें देखो ये एक कंपोनेंट है, जो मैंने पहना हुआ ये एक कंपोनेंट है, वहां पर वो कॉर्नर में वो दो डब्बे दिख रहे हैं, ऊपर छोटा डब्बा है, नीचे बड़ा डब्बा है। वो जो छोटा डब्बा है ना ऊपर, वो रिसीवर है। वो क्या है? रिसीवर है। मतलब यहां से जो भी मैं बोल रहा हूं ना, वो यहां से कुछ फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, यहां की फ्रीक्वेंसी से वो कनेक्टेड है वहां पर, ठीक है? वो कनेक्टेड, ये रिसीव कर रहा है, वो डब्बा रिसीव कर रहा है। उसके बाद उससे अटैच नीचे वो बड़ा डब्बा है, वो क्या है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब क्या? इस साउंड को, जो मैं बोल रहा हूं, ये साउंड को रिसीव करने का काम, ये साउंड को रिसीव करने का काम ये कर रहा है, और इस माइक से रिसीव करके उस एम्पलीफायर में डालने का काम वो डब्बा कर रहा है। वो एम्पलीफायर मेरे साउंड को एम्पलीफाई करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। वो यहां पर कंप्यूटर में भी भेज रहा है, वो वहां पर स्पीकर में भी भेज रहा है। अब वो स्पीकर उस एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, तो यहां पे आपको चार कंपोनेंट नजर आए। एक वो स्पीकर हुआ, एक वो रिसीवर हुआ, एक वो एम्पलीफायर हुआ, एक ये माइक हुआ, है या ना? ये चार कंपोनेंट मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है प्रोवाइडिंग साउंड क्लैरिटी, और जितना साउंड चाहिए उतना रीजनेबल साउंड प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। इन चारों में से कोई एक आइटम भी अगर इसमें से मिसिंग होगा तो क्या ये सिस्टम काम करेगा? सर ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ये एलसीडी स्क्रीन है जिसको अपन मॉनिटर बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब चीजें हैं सर, ये सारी कंपोनेंट्स है। ये चारों कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट मिसिंग होगा तो क्या आप यूज कर पाएंगे? ये रिकॉर्डिंग सिस्टम है सर, रिकॉर्डिंग सिस्टम है पूरा। ऑनलाइन वालों को शायद नहीं दिख रहा होगा, बट आपको दिख रहा है ना, ये कैमरा है, ये मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, ये पूरा एक सिस्टम है सर, ये पूरा एक क्लासरूम वाला सिस्टम है।
ये क्लासरूम वाले सिस्टम में फेस टू फेस और ऑनलाइन लाइफ दोनों को अकोमोडेट करने की बात हो रही है। तो फेस टू फेस वालों के लिए यहाँ पे ये टेबल लगा है, कंप्यूटर लगा है, ये दोनों टीवी लगे हुए हैं। ऑनलाइन वालों के लिए ये ग्रीन क्रोमा है, उनको भले ये नहीं दिख रहा है बट ये पीछे ग्रीन पर्दा है बेटे, ये ग्रीन पर्दा लगा हुआ है। ये मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, ये लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर सीपीयू के साथ और एक डिवाइस लगा हुआ है छोटा, दो छोटे डिवाइस लगाए हुए हैं। एक कैमरा के कनेक्ट करके कंप्यूटर में इनपुट दे रहा है, दूसरा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को कनेक्ट करके कंप्यूटर में इनपुट दे रहा है, तीसरा वो एम्पलीफायर से आके सीपीयू में एक और इनपुट दे रहा है जो मेरे साउंड का इनपुट ले रहा है। समझ रहे हो आप बात को? ये रिकॉर्डिंग सिस्टम हुआ। अब ये रिकॉर्डिंग सिस्टम में अगर मेरा लैपटॉप गायब है या माइक गायब है या कोई वो एक जो कनेक्टर जो है, जो HDMI स्प्लिटर है, HDMI स्प्लिटर क्या कर रहा है, मेरे लैपटॉप से ले रहा है वहां पे इनपुट और कंप्यूटर में एक आउटपुट दे रहा है, आपके ये टीवी में आउटपुट दे रहा है, वो टीवी में आउटपुट दे रहा है। आप समझ रहे हो? ये एक सिस्टम है। कंपोनेंट, अ सिंगल कंपोनेंट इज मिसिंग, द सिस्टम इज नॉट वर्किंग। तो अ ग्रुप ऑफ अ कंपोनेंट कमिंग टुगेदर वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल है सर, रिकॉर्डिंग अवेलेबल करनी है, लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं या लाइव ऑनलाइन के लेक्चर्स लेने हैं। तो ये सारा सिस्टम है सर, ये सारा सिस्टम है। तो सिस्टम क्या होता है? अलग अलग कंपोनेंट जब मिलकर काम करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आ गया? सिस्टम का मतलब समझ में आ गया? बढ़िया। द सिस्टम कैपेसिटी इज द मैक्सिमम यूनिट्स दैट आर पॉसिबल टू प्रोड्यूस इन द सिस्टम एज अ होल। यानी कि एज अ होल हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप भले ही कितना 1000 यूनिट का इनपुट दे दो रे, 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल डाल तो देंगे आप रॉ मटेरियल, बट आउटपुट यहां पर आके अटकने ही वाला है ना। फाइनली आपके हाथ में आउटपुट कितना आएगा? 340 यूनिट ही आएगा। Hence, system capacity is the capacity of the bottleneck center, that is 340 units. And lastly, system efficiency की बात हो रही है तो system efficiency क्या है? Actual output हमारा 300 था, 300 आया है ना, ये रहा ना यहाँ पे, ये 300 दे दिया है इन्होंने, और हमारे सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है? 340, यानी कि 88.23%। बराबर? घर पे जाओ आराम से ये वापस पढ़ो और एक बार नोटबुक में कॉपी करके आ जाओ। इसमें कोई सेंस नहीं है ना, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आया बाई चांस तो ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, 2 मार्क का एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है। खत्म, सिंपल। डन है? कोई डाउट है इसमें? 100% डन। डन। चलो बाकी हम कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। कल नहीं, हाँ कल मिलेंगे। मैं लेक्चर लूंगा। टेस्ट तुम्हारे श्रीकांत सर के लेक्चर के बाद होगी। मतलब पहले आपका राज सर का लेक्चर है, फिर मेरा लेक्चर है, श्रीकांत सर का लेक्चर है, फिर मेरा टेस्ट है। ओके? क्वेश्चन कितने बोले मैंने? 1 2 3 4 5 ना? 4 बोले मैंने, ठीक है 4 तो 4। चलिए कल मिलेंगे इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।